गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम मोमेंटम को भी देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। इससे हम सेकंड लॉ के लिए हम डेरिवेशन एक है फोर्स को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है या डिराइव कैसे किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो देखेंगे। जो मास और एक्सेलरेशन के टर्म में होती है इक्वल टू ma, वो डिराइव करने वाले हैं और हम मोमेंटम को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल वाले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के बारे में मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो या तो रेस्ट में रहेगा या अलोंग मतलब मोशन में रहेगा अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं हो जाती, मतलब कोई एक्सटर्नली आके उसे उसकी स्टेट को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो इसके अगर हम केसेस देखते हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में तो ऐसा होता नहीं, जैसे हम कोई चीज उठा के फेंक देते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद खुद ही रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, दो फैक्टर्स हैं ऐसा होने के। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग अर्थ के ऊपर हैं, जहाँ हम कहीं भी चले जाएंगे किसी और प्लेनेट पे भी या कहीं भी, अगर उसके जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जा रहे हैं उसका मास है तो जाहिर सी बात उसके ऊपर ग्रेविटी होगी, उसकी वजह से ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटी की वजह से वो जिस चीज को हम लोग फेंक रहे हैं उसे वापस पुल कर लेती है अपनी तरफ। एक तो ये फैक्टर हो गया, और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे पास सराउंडिंग में एयर है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट हम लोग थ्रो कर रहे हैं, जो फेंक रहे हैं, उसके ऊपर रेजिस्टेंस एग्जर्ट होती है। तो उसकी वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाती है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है। इसके बरक्स अगर आप स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे तो मतलब वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब एयर नहीं है वहां पे, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब वहां पे मूव करना शुरू करता है, जैसे वहां पे उल्कापिंड जिसे बोलते हैं हिंदी में, मतलब कॉमेट्स वगैरह, एस्ट्रॉइड्स वगैरह, तो वो कंटिन्यूसली मोशन में जब से वो बने हुए हैं, जब से यूनिवर्स बना हुआ है, उसका रीजन ये है कि क्योंकि उन्हें एयर की फ्रिक्शन नहीं मिल पा रही है और वो कंटिन्यूसली एक ही मोशन में, एक ही डायरेक्शन में मूव किए जा रहे हैं। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, जब वो स्पेस से अपने स्पेस शिप से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ एक केबल के थ्रू बाहर निकलते हैं, एक रस्सी टाइप होती है उसके बांध के, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो मोशन में आगे आगे निकल जाए और वापस, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसकी हेल्प से वो वापस आ पाएंगे। तो उसके बाद मैंने इनर्शिया और मास पढ़ा था। इनर्शिया क्या होता है कि किसी बॉडी की एबिलिटी के वो अपनी स्टेट को ही प्रिपेयर करती है, मतलब अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो इनर्शिया, अब देखो मैंने कुछ और इसके बारे में पढ़ा था कि इनर्शिया जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसका जो इनर्शिया होता है वही उसका मास होता है। ठीक है, और मास के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि मास क्या है। मास है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल मैटर कितना है, उस चीज को मास कहते हैं। तो ये हो गया कल तक की बात। आ जाते हैं अपने इस वाले पे, फोर्स वाले सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मोमेंटम का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद जो थोड़ी सी डेरिवेशन है वो मैं आपको पेज के ऊपर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब तक लगा नहीं लेता तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब हम किसी, मैंने कल कहा था ना कि हम किसी एक्सटर्नली किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसी पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते थे किसी ऑब्जेक्ट में तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसी एक्सटर्नल फोर्स की डेरिवेशन देता है। ठीक है, डेरिवेशन किस तरह से देता है? ये कहता है कि जो मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका जो चेंज है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब उसमें जो मोमेंटम का चेंज होगा, जिस रेट से उसमें मोमेंटम का चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें तो नई क्वांटिटी निकल कर आ गई कि भाई मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम है उसकी मोशन का मेजरमेंट, मतलब वो बॉडी कितनी मोशन कर रही है उसका जो मेजरमेंट है उसे मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, मतलब बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इस हिसाब से मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दी, मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन होगी मोमेंटम की भी। अब इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ये पेन है,
होगा ये मान लो अभी रेस्ट में है क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, एक क्वांटिटी जीरो हो गई। अब अगर इसको मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हम देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं तो जीरो हो गया, मतलब ये रेस्ट में है, अभी इसका मोमेंटम कितना है, जीरो है। अभी जब ये मूव करेंगे जिसमें मास तो इसका पहले से जितना है उतना ही है, अब वेलोसिटी इसने गेन कर ली तो मोमेंटम कुछ होगा, कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो मैं आपको पेज के ऊपर लिख के ड्राइव करके बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो टू द पेज। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन तो मैंने उधर बता दी थी, अब मैंने दोबारा से लिखी हुई है। लिखा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। मतलब जो मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को रेस्ट मोशन या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या हुआ, फोर्स का कंसेप्ट मिला, इनर्शिया का मिला, मगर वो फोर्स हम कितनी अप्लाई कर रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ का पता नहीं चलता। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना उसमें मोमेंटम का चेंज होगा उतने ही हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, वो इक्वल रेशो से चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है कि वो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसका मेजरमेंट हमें देता है। मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम मैंने कहा कि मोमेंटम का वैल्यू होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इस हिसाब से हमारा मोमेंटम भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अगर फोर्स मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है कि ये जो है मोमेंटम है ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब डेल्टा पी जो है इसका मतलब है मास इंटू अब देखो मास तो किसी बॉडी का कांस्टेंट होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आज 10 केजी का है, वो आज से 10 साल बाद भी 10 केजी का ही होगा। मगर अगर कुछ चीज़ चेंज हो रही है, मास तो किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है, तो वेरिएबल उसमें क्या चीज़ बचती है, वेलोसिटी। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी का चेंज होगा। तो डेल्टा पी किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू, अब ये चेंज हो रही है मतलब ये आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे तो अपन टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी लिखनी है। मतलब f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इंटू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखो v माइनस यू मैंने क्या कहा था जब हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे भी तो रेट मतलब चेंज हुई है वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुए हैं। मतलब ये तो वेलोसिटी का चेंज हुआ ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ। तो ये टोटल टर्म हमारे पास क्या निकल कर आ गई, एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की। मतलब f इज इक्वल टू, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। ठीक है, मास और एक्सेलरेशन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हमें हटाना है तो इसके लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इक्वल टू k टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो है k है ना, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, 1 है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो बस यही चीज़ थी जो ड्राइव करनी थी। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। मोमेंटम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम की मीनिंग ये है कि उस बॉडी के अंदर टोटल मोशन कितनी हो रही है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, वो किसके बराबर है, जो उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद मोमेंटम चेंज होगा। जो मोमेंटम का चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। मतलब ये इसका जो चेंज है वो फोर्स की एक्चुअली ही मेजरमेंट है। अगर हम इसके मोमेंटम के चेंज को मेजर कर लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, फोर्स को मेजर कर रहे हैं। अब मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास एक, जब हम किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मास तो परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं उसकी सराउंडिंग हो गई, उसकी कुछ चीज़ें जैसे वेलोसिटी है, एनर्जी है, वो चीज़ें वेरी करती रहती हैं। तो अभी इस केस में हमारा क्या है, वेलोसिटी वेरी करेगी क्योंकि उसका दो ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है ना। मोमेंटम मास उसका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा।
अब वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी को डेल्टा वी से लिखा है, तो हमें क्या कहा गया है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। तो हमने देखा जब मैंने मोशन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो वही मैंने इस टर्म को रिप्लेस कर दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम था, इस टर्म को मैंने चेंज कर दिया एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, m उसी बॉडी का मास जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और a उसी बॉडी की एक्सेलरेशन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, तो इसको मतलब हमें हटाना है अभी, मतलब इस इक्वालिटी, इसकी जगह हमें इक्वालिटी को लेके आना है, तो इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो उसका वैल्यू डिफरेंट होता है हर इक्वेशंस के लिए, मगर अभी हमारे केस में क्या है, वो 1 आया है। तो अगर हम फाइनल एक्सप्रेशन देखेंगे फोर्स के जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब अगर आपको कहा गया है कि किसी बॉडी का मास जो है वो 1 kg है और वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो बताओ उसके ऊपर हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि अभी ये मूव कर रहा है तो हमें इसे रोकना पड़ेगा। तो मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए m का वैल्यू कितना आ गया, 1 kg, मास का वैल्यू कितना है 2 मीटर, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, 2 न्यूटन। फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन हमें इस ऑब्जेक्ट पे लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।